हमारी पृथ्वी पर जो भी जीवन है उसे चलाने वाला एक इंजन है। आज हम उसी इंजन की बात करने वाले हैं कि हमारा इकोसिस्टम जीवन कैसे बनाते हैं, और इससे भी जरूरी बात कि वो कौन से खतरे हैं जो इस इंजन को बंद करने की कगार पर ले आए हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया में मतलब पृथ्वी पर सबसे प्रोडक्टिव जगह कौन सी है जहां सबसे ज्यादा जीवन पनपता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद अमेज़न के घने जंगल आएंगे, है ना? जवाब इतना सीधा नहीं है। असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये किसी एक जगह की बात नहीं बल्कि एक ग्लोबल पिक्चर है, और इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये जीवन बनता कैसे है। तो चलिए इस इंजन के पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जो सूरज की रोशनी को जीवन में बदल देता है। साइंटिस्ट इसे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है वो स्पीड जिससे किसी भी इकोसिस्टम में बायोमास यानी पेड़ पौधे और दूसरे जीव अपना वजन बढ़ाते हैं। यही पूरे फूड वेब का आधार है। और इसकी शुरुआत होती है पौधों से। ये सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। अब इस फैक्ट्री में जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी, मतलब सिस्टम में आने वाली टोटल एनर्जी। लेकिन सोचिए, फैक्ट्री को चलाने में भी तो एनर्जी लगती है ना? बिल्कुल वैसे ही पौधे भी अपनी बनाई हुई एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खुद जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, इन सब कामों में खर्च कर देते हैं। और इस सारे खर्चे के बाद जो माल बचता है, जिसे हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट, वही है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी। यही वो एनर्जी है जिससे पौधे बढ़ते हैं, और यही वो एनर्जी है जो आगे चलकर खरगोश से लेकर शेर तक पूरी फूड चेन को मिलती है। किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ असल में इसी एनपीपी से पता चलती है। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है। टोटल प्रोडक्शन यानी जीपीपी में से फैक्ट्री का रनिंग कॉस्ट यानी रेस्पिरेशन आर निकाल दीजिए, तो बचा हुआ नेट प्रॉफिट एनपीपी मिल जाता है। और ये प्रॉफिट कितना बड़ा है जरा सोचिए। हमारी पृथ्वी हर साल करीब करीब 170 अरब टन का नया जीवन बनाती है। ड्राई वेट में ये नंबर इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमारे प्लैनेट का एनुअल प्रोडक्शन है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि प्रोडक्शन होता कैसे है, तो चलिए पृथ्वी का एक टूर लेते हैं। देखते हैं कि ये जीवन बनाने वाली फैक्ट्रियां कहाँ सबसे तेज चल रही हैं और कहाँ सबसे धीरे। अब यहाँ जो नंबर्स हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। देखिए, एक तरफ हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो हर साल 1 स्क्वायर मीटर में 2000 ग्राम बायोमास बनाते हैं, और दूसरी तरफ है खुला समुंदर जो सिर्फ 125 ग्राम, मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब हम पूरी पृथ्वी के टोटल प्रोडक्शन को देखते हैं तो ये कम प्रोडक्टिव दिखने वाला खुला समंदर घने जंगलों के लगभग बराबर यानी करीब 24% का कंट्रीब्यूशन देता है। अरे ये कैसे हो सकता है? तो इस पहेली का जवाब है साइज। देखिए, रेन फॉरेस्ट्स बहुत प्रोडक्टिव हैं, पर वो पृथ्वी के बहुत छोटे हिस्से पर हैं। वहीं दूसरी तरफ समंदर की प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन वो प्लैनेट का 70% एरिया कवर करता है। इससे एक बात साफ होती है, प्लैनेट की हेल्थ के लिए जमीन और समंदर दोनों ही एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। अभी तक तो हमने देखा कि ये जीवन बनाने वाला इंजन कितना शानदार काम करता है, लेकिन अब कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। क्या होता है जब इस इंजन के पार्ट्स टूटने लगते हैं? इकोसिस्टम का कोलैप्स होना ये सिर्फ कुछ पेड़ों के कटने या कुछ जानवरों के मरने जैसा नहीं है। नहीं, ये वो सिचुएशन है जब पूरा का पूरा सिस्टम अचानक बहुत तेजी से बिखर जाता है। उसकी पूरी बनावट, उसका काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। और इस बिखराव की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं। चाहे वो ओवरफिशिंग हो, पोल्यूशन हो, डिफॉरेस्टेशन हो या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारे प्रेशर उस सिस्टम पर पड़ रहे हैं जो हमें जिंदा रखता है। इसका एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल हमें इतिहास में मिलता है। 1930s का अमेरिकन डस्ट बोल, जब गलत फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से हरी भरी जमीन धूल के तूफान में बदल गई थी और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। ये दिखाता है कि जब हम नेचर की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो नतीजा क्या होता है। और ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज इसी वक्त हो रहा है। सी ऑटर्स के खत्म होने से केल्प फॉरेस्ट्स गायब हो रहे हैं।
समुंदर के गर्म होने से खूबसूरत कोरल रीफ्स सफ़ेद होकर मलबे में बदल रही हैं, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, वो एक सूखे सवाना में बदलने की कगार पर है। और यही बात हमें इस एनालिसिस के सबसे चिंताजनक हिस्से पर लेकर आती है, टिपिंग पॉइंट्स। ये वो लाइन है जिसे क्रॉस करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। टिपिंग पॉइंट को ऐसे समझिए जैसे टेबल के किनारे पर रखा हुआ एक कांच का गिलास। आप उसे थोड़ा थोड़ा खिसकाते हैं, कुछ नहीं होता, और फिर बस जरा सा और खिसकाते ही वो अचानक गिरकर टूट जाता है। अब आप उससे वापस नहीं जोड़ सकते। इकोसिस्टम्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सिस्टम एक विशेष साइकिल में फंस जाता है। जैसे अमेज़न में जंगल कटने से मौसम सूखा होता है, सूखे मौसम में आग ज्यादा लगती है, और जितनी ज्यादा आग लगती है उतने ही ज्यादा जंगल खत्म होते हैं। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है जो तबाही को अपने आप तेज करती जाती है। और ये सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है। ये मैप दिखाता है कि आर्कटिक की बर्फ से लेकर हमारे ओशंस तक पूरी पृथ्वी पर ऐसे कई टिपिंग पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का गिरना दूसरे को भी गिरा सकता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। ये बात इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को साफ करती है। एक बार कोई इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया तो उसे वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशंस ही खत्म हो चुकी होती हैं जिनमें वो पनपा था। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि हमें कुछ करना चाहिए या नहीं। अब जब हमें पता है कि वो रेड लाइंस कहाँ हैं, जिन्हें क्रॉस करने पर सब कुछ खत्म हो सकता है, तो असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे रोकने के लिए क्या और कैसे करने वाले हैं।